Hello everyone, welcome to Study Simplified. In today's class we are going to do last fundamental right जिसका नाम है Right to Constitutional Remedy. In last class we have already covered 5 fundamental rights. टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें से 5 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड आज हम लोग 6th फंडामेंटल राइट देखेंगे जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो मैं आपको बताते चलूँगी क्या क्या क्वेश्चन निकल के आता है. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही निकल के आता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कौन से आर्टिकल में गिवन है. तो आपको याद रखना है आर्टिकल 32. ओके, एंड आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है. किसने बोला है? बी.आर. अम्बेडकर ने बोला है. तो यहाँ से 3 क्वेश्चन अराइज हो गया. ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है बाय बी.आर. अम्बेडकर. अब इसमें ऐसा क्या खास है कि इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया? सोल मतलब क्या हो गया? जान. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जान बोला जा रहा है, इतना बड़ा दर्जा दिया जा रहा है तो आखिर कुछ तो खास बात होगा इसमें. तो क्या है वो हम लोग देखते हैं. देखो, आपको पता है ना कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. तो सिंपल यही बात है कि फंडामेंटल राइट्स हमें ग्रांट किए गए हैं. ठीक है, बट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ तो होना चाहिए. तो देखो, जो 5 फंडामेंटल राइट्स हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं उनका होने का तभी मतलब है जब उनको प्रोटेक्ट किया जाए. एंड आर्टिकल 32 जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 32 ही प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट. कैसे प्रोटेक्ट करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट आर्टिकल 32 हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. इस वजह से हम लोग आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. ठीक है, अब देखो, सोसाइटी में कभी कहीं कुछ गलत होता है या हमारे ही साथ कभी हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल है. हम सुप्रीम कोर्ट पास जा सकते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे. ये बाइंडिंग है उनके ऊपर. ठीक है, बाइंडिंग मीन्स कंपल्सरी है उनके ऊपर. ऐसा नहीं है कि वो डिले करते जाएगी एंड कुछ आंसर नहीं देगी. ये चीज़ नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन को लेके आना ही होगा. ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट पे भी आप जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, बट हाई कोर्ट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होता है. तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा. ठीक है, अब देखो, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो हमारे फंडामेंटल राइट को कैसे प्रोटेक्ट करता है? कुछ तो होगा ना जिससे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो जो टर्म है वो रिट्स कहलाता है. रिट्स बेसिकली वो चीज़ है जिससे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स या अदर राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं. सबसे पहले ये देखिए, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द जुडिशरी हैज़ बीन आर्म्ड विथ पावर टू इशू राइट्स. ठीक है, जुडिशरी जो है, जुडिशरी क्या हो गया? कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. तो इनके पास पावर है कि ये रिट्स जारी कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या निकल के आता है. जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 गिवन है. एंड हाई कोर्ट के पास पावर है रिट्स जारी करने का, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 226. तो ये प्रीवियसली किसी एग्जाम में पूछा गया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए. द पावर टू इशू दीज रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट में कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 32 में, एंड हाई कोर्ट में 226. तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा. इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और बताती हूँ जो स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है. देखो, पार्लियामेंट है ना, उसके पास भी पावर है कि वो किसी अदर कोर्ट को रिट्स जारी करने का इजाज़त दे सकता है. तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो हम लोगों में से स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है सिर्फ रिट्स जारी करने का और अदर कोर्ट्स के पास नहीं है. बट ये गलत है. पार्लियामेंट जो है ना वो एम्पावर कर सकता है एनी अदर कोर्ट को टू इशू रिट्स. तो ये स्टेटमेंट वाले फॉर्म में क्वेश्चन आता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा. अब देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है हैज़ पावर टू इशू रिट्स ओनली फॉर पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वेयर एज अंडर आर्टिकल 226, जिसमें कि हाई कोर्ट के बारे में बोला जाता है कि हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स.
तो उसमें क्या बोला जा रहा है कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे एड्रेस फॉर एनी अदर इंजरी और इलीगलिटी, फंडामेंटल राइट की बात हो या कोई अदर राइट्स, ठीक है, दो दो जगह हमें यहाँ पे हाई कोर्ट का पावर देखने को मिल रहा है। देखो मैं आपको समझाती हूँ, सुप्रीम कोर्ट हुआ एंड हाई कोर्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स जारी करने का ओनली इन द केस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। बट हाई कोर्ट के पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स के केस में तो ये रिट्स जारी करेगा ही, प्लस अदर लीगल राइट्स जो हो गया, ऑर्डिनरी राइट्स जो हो गए, उस केस में भी हाई कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है। तो यहाँ पे रिट्स के मैटर में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का थोड़ा सा ज़्यादा पावर दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट से, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखो सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा यहाँ लिमिटेशन हो जा रहा है कि वो फंडामेंटल राइट्स को ही के हिसाब से रिट्स जारी कर सकता है, जबकि जो हाई कोर्ट है वो अदर लीगल राइट्स के मैटर में भी रिट्स जारी कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें। बट आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया में कहीं भी रिट्स जारी कर सकता है, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और हाई कोर्ट जो है वो अपने एरिया में ही, अपने ज्यूरिसडिक्शन में ही रिट्स जारी कर सकता है। तो अगर ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर हो गया हाई कोर्ट से। तो ये जो चीज़ें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है नैरो देखने को मिला था हमें जब बात हो रही थी फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स की, बट एरिया वाइज में सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट एनी पर्सन और गवर्नमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो मैंने अभी आपको बताया। वाइल हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट और अथॉरिटी ओनली इफ लोकेटेड विद इन टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ आप समझ गए। चलिए अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसको क्या बोला गया है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट किसको बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है। कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है। तो ये दो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। ऑब्वियसली क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट उसका सॉल्यूशन देता है। तो सिंपल है याद रखने का, है ना। तो ये दो क्वेश्चंस आते हैं, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जो मैं उतने देर से रिट्स बोल रही थी, तो आखिर देखते हैं ये रिट्स है क्या। तो रिट्स जो है बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। अब ये कौन कौन सा होता है वो मैं आपको बताती हूँ एंड उसका क्या मीनिंग होता है। मैच द कॉलम करके वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तरफ रिट्स आएगा और एक तरफ मीनिंग रहता है, तो उसको मैच करना पड़ता है। तो वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जो 5 टाइप के रिट्स हैं वो एक बार मैं बता दूं आपको, हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सेरिसरी एंड क्वो वारंटो है। अब एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका आ जाता है हेबिस कॉर्पस। हेबिस कॉर्पस का मीनिंग क्या है, टू हैव अ बॉडी। तो देखो मैच वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऐसा कर लेना, मैं आपको बता दी यहाँ पे। तो इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, तो हेबिस कॉर्पस में क्या होता है ना कि अगर किसी पर्सन ने किसी अनदर पर्सन को डिटेन किया है तो कोर्ट क्या करेगी, इस केस में एग्जामिन करेगी कि क्या कॉज है एंड कितना लीगल है ये डिटेंशन। अगर कोर्ट को लगा कि जो डिटेन पर्सन है उसके खिलाफ ज़्यादा सबूत नहीं है एंड उनको बिना बात के ही किसी के वजह से पकड़ के ले आया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको फ्री कर देगी, ठीक है। ये चीज़ हैबिस कॉर्पस में बोला गया है। आप देखिएगा ज़रा, इसमें बोला गया है हैबिस कॉर्पस जो है, कॉल अपॉन अ पर्सन हु हैज़ डिटेन्ड अनदर टू प्रोड्यूस द लेटर बिफोर द कोर्ट। किसी ने किसी को डिटेन किया है तो उसको बुलाया जाता है कोर्ट में, इन ऑर्डर टू लेट द कोर्ट नो ऑन व्हाट ग्राउंड ही हैज़ बीन कन्फाइंड। किस ग्राउंड में उसको कन्फाइन किया गया है, किस वजह से उसको डिटेन किया गया है, ये कोर्ट जानना चाहती है। एंड टू सेट हिम फ्री इफ देयर इज़ नो लीगल जस्टिफिकेशन फॉर द इम्प्रिजनमेंट। अगर कुछ गवाह सबूत नहीं मिलता है तो कोर्ट उसको फ्री कर देती है, ठीक है। इट वुड सेट द डिटेन पर्सन फ्री इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी इलीगल। तो ये हैबिस कॉर्पस में होता है,
ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि ये जो हैबिस कॉर्पस है ये किसके अगेंस्ट इशू कर सकते हैं। तो ये जो रिट है इट मे बी एड्रेस टू एनी ऑफिशियल और अ प्राइवेट पर्सन हु हैज़ अनदर पर्सन इन हिज कस्टडी। तो देखो सिंपल सा बात ये है कि हैबिस कॉर्पस हम किसी पब्लिक अथॉरिटी या तो कोई प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट कंपनी के ऊपर हम एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कोर्ट है इसको इशू कर सकता है। तो आपको सिंपल यही याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है मैंडामस। मैंडामस का मतलब क्या होता है? मैंडामस मीन्स वी कमांड। ठीक है, इसका मतलब होता है वी कमांड। अब यहाँ पे क्या होता है कि इट कमांड्स अ पर्सन टू whom it is addressed to perform some public or quasi-public legal duty which he has refused to perform and the performance of which cannot be enforced by any other adequate legal remedy। तो देखो मैंडामस में यही है कि जो कोर्ट है ना वो इशू कर सकता है किसी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट, पब्लिक या क्वासी पब्लिक, आप दो चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, अगेंस्ट इशू कर सकता है। अगर जैसे मान लो कि कोई IAS है, ठीक है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, अपना ड्यूटी वो परफॉर्म नहीं कर रहा है एंड लोगों को उनसे शिकायत है, तो लोग जा सकते हैं एंड उनकी कंप्लेन की जा सकती है। तो मैंडामस के थ्रू ये जो उनको बोला जाएगा कि आप अपने ड्यूटी से हट रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ करना होगा, उन पे जोर दिया जा सकता है। तो सिंपल मैंडामस में यही है, इट इज़ इशूड बाय अ कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ये इशू किया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इट इज़ नॉट इशूड फॉर एनी प्राइवेट और इंडिविजुअल बॉडी। किसी प्राइवेट बॉडी को हम इशू नहीं कर सकते हैं कि अब प्राइवेट कंपनी है वो अपना काम करे या नहीं करे, हम लोग उसके अगेंस्ट मैंडामस जो राइट है वो इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट इशू नहीं कर सकता है, आई मीन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो प्रेसिडेंट है एंड गवर्नर है उनको तो इम्यूनिटी मिली हुई होती है, इसलिए मैंडामस कैन नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ अ स्टेट, क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी है तो उनके अगेंस्ट ये हम नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनके अगेंस्ट मैंडामस जारी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। ओके, फॉरबिड मतलब क्या हो गया? रोकना, है ना। तो प्रोहिबिशन जैसा आप समझ भी पा रहे होंगे नाम से। तो इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट हो गया चाहे हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, इट इज़ इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू इंफीरियर कोर्ट forbidding the latter to continue the proceeding therein in excess if its jurisdiction or observe a jurisdiction with which it is not legally vested। देखो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि प्रोहिबिशन के केस में जो हाई कोर्ट है वो इशू कर सकता है लोअर कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल को कि आप अपने ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर जा रहे हो। अगर कोई जैसे मान लो इन्फीरियर कोर्ट है, ठीक है, अगर वो अपने ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर जाके काम कर रहा है, किसी और केस को हैंडल कर रहा है जो उसके एरिया में नहीं है, तो उस केस में हाई कोर्ट सीधा सीधा उसको ऑर्डर दे सकता है कि आप अपने एरिया से बाहर जाके काम कर रहे हो, तो ऐसे केस को आपको हैंडल नहीं करना है, रोक दिया जाएगा काम करने से। तो प्रोहिबिशन में सिंपल यही है। ठीक है, तो इसमें हाई कोर्ट क्या कर रहा है? अदर कोर्ट्स को ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है। तो जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि प्रोहिबिशन किसके अगेंस्ट इशू होता है, ये जो रिट है प्रोहिबिशन में ये किसके अगेंस्ट इशू होता है, तो सिंपल रहेगा जुडिशियल बॉडी या जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है उनके अगेंस्ट इशू हो रहा है। क्योंकि देखो ये तो कोर्ट को ना जाके बोल रहे हैं कि हाँ आपका ये एरिया नहीं है तो आप यहाँ का केस हैंडल मत कीजिए, तो कोर्ट क्या हो गया? वो जुडिशियल बॉडी हो गई। तो बस आपको सिंपल याद रखना है कि प्रोहिबिशन जो है दैट इज इशूड अगेंस्ट जुडिशियल बॉडी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइल मैंडामस इज अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बट ऑल्सो अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। जो मैंने आपको बोला था कि जो मैंडामस है वो पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए भी है, मगर प्रोहिबिशन एंड सेरिसरी आर इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल अथॉरिटीज़।
क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़। तो देखो यहाँ पे तो प्रोहिबिशन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ये इशू किया जा सकता है। क्वासी जुडिशियल मतलब वही हाफ जुडिशियल हो गया, जो कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं तो उसके अगेंस्ट इशू कर सकते हैं। अब ये जो सेरिसरी है ये अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेरिसरी। अब जो प्रोहिबिशन था, प्रोहिबिशन और सेरिसरी में बहुत माइनर डिफरेंस है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रोहिबिशन में क्या होता है कि रोक लगाया जाता है, फॉरबिड होता है ना। और जो सेरिसरी है, सेरिसरी का मीनिंग होता है टू बी इन्फॉर्म्ड, ओके, टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड, सेरिसरी का मीनिंग होता है। अब देखो प्रोहिबिशन में हम लोग क्या देख रहे थे, वो प्रिवेंटिव मेजर था। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को ऐसा ऑर्डर दे सकता था, इंस्ट्रक्शन दे सकता था। सेरिसरी में क्या होगा कि ऑर्डर तो देगा ही, प्रिवेंट तो करेगा ही, प्लस इट इज़ क्यूरेटिव, ठीक है, क्योर भी करना है, इट इज़ क्यूरेटिव। तो पहली बात की जो सेरिसरी है इट इज़ बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। अगर मान लो कि कोई ऐसा कोर्ट है जो किसी अलग एरिया के केस को ले लिया है, उसको हैंडल कर रहा है, तो वहाँ पे सेरिसरी में क्या होगा कि उसको रोका जाएगा, प्लस उसने जो गलत काम किया है उसको भी सही करवाया जाएगा, ठीक है। तो अपने एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए ज्यूरिसडिक्शन में, और अगर बाहर के केस को हैंडल कर रहा है या कुछ गलत किया जा रहा है तो सेरिसरी के अंडर उस चीज़ को रोका जाएगा। तो इट इज़ इशूड बाय हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा, कैसे सही करवा सकते हैं, तो ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा, जो केस पेंडिंग है उस केस को ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा, जहाँ का ज्यूरिसडिक्शन है, जहाँ का वो लाइक करता है वो केस जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यही पे है, आप देख सकते हैं प्रोहिबिशन इज़ अवेलेबल ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग एंड बिफोर द ऑर्डर इज मेड। सेरिसरी कैन बी इशूड ओनली आफ्टर द ऑर्डर हैज़ बिन मेड। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा। प्रोहिबिशन क्या है, वो पहले ही किया जाता है, पहले रोक दिया गया काम को, है ना, ठीक है, अभी पेंडिंग है तो उसी समय रोक दिया गया। अब सेरिसरी क्या है कि रोकेंगे तो वो लोग, बट अगर मान लो काम हो गया है, ठीक है, थोड़ा गलत वे में हो गया है, तब सेरिसरी में क्या होगा कि उसको सही करवाया जाएगा। इट कैन बी इशूड ओनली आफ्टर द ऑर्डर हैज़ बीन मेड। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, तो आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें भी अगर बात करें कि किसके अगेंस्ट इशू करते हैं रेट्स, तो यहाँ पे भी जुडिशियल बॉडी होगा एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी होगा। बट 1991 में सुप्रीम कोर्ट का एक केस था जिसमें कि ऐसा इंस्ट्रक्शन आया था कि जो सेरिसरी है वो अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में भी इशू हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए फिर से हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। प्रोहिबिशन वाले केस में जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ था, यहाँ पे हम लोग को जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल के अलावे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी सेरिसरी रिट्स जो है वो इशू किया जा सकता है। तो ये 1991 में आया था, ऐड हुआ था, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। एंड द लास्ट वन इज क्वो वारंटो। तो ये फिफ्थ वाला है। तो क्वो वारंटो में क्या होता है, इज अ प्रोसीडिंग, पहले तो उसका मतलब जान लो। क्वो वारंटो मीन्स होता है बाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ठीक है, बाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, is a proceeding where the court inquires into legality of claim which a party asserted to public office and to outs him for enjoyment if he claims is not well founded। तो इसमें बेसिकली यही बोला जा रहा है कि जो क्वो वारंटो है, जिसका मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड और बाय व्हाट अथॉरिटी, ओके। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि ये कोर्ट इशू कर सकता है टू इंक्वायरी इनटू लीगलिटी ऑफ मैटर एनी क्लेम दैट अ पर्सन हैज़ मेड टू पब्लिक ऑफिस। किसी गवर्नमेंट ऑफिस पे किसी पर्सन ने क्लेम किया है, कुछ गलत चीज़ वहाँ पे हो रहा है, गलत तरीके से एंट्री हुई है, किसी की नौकरी लगी है, तो उस केस में जो एग्रीव्ड पर्सन है या तो कोई अदर पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इस मैटर में, अगर वो कंप्लेन करता है तो क्वो वारंटो के थ्रू ये जो है जांच बैठाया जाएगा एंड क्लेम को देखा जाएगा कि वो कितना सही है या कितना गलत है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि इट कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस। जहाँ पे मंत्री होते हैं वहाँ पे क्या वो किसी को भी मंत्री परिषद में अपना इंक्लूड कर सकते हैं, किसी को भी आगे की
जो भी है सीट वीट देना वो दे सकते हैं, वहाँ पे क्लेम नहीं किया जा सकता है। बस क्लेम कहाँ हो सकता है, पब्लिक ऑफिस में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द कंडीशन नेसेसरी फॉर इशू ऑफ रेट ऑफ क्वा वारंटो आर एज फॉलोज। द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक, पब्लिक ऑफिस होना चाहिए। इट मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। द ऑफिस मस्ट बी सब्सटेंसिव वन और नॉट मियरली फंक्शन और एम्प्लॉयमेंट। सीधा आप यही समझ लीजिए, सिंपल है कि जो पब्लिक ऑफिस है ना, वहाँ के क्लेम के लिए क्वा वारंटो इशू किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 5 रिट्स था जिसके थ्रू हमें प्रोटेक्शन मिलता है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम आगे देखें तो आगे लिमिटेशंस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। अब फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे लिमिटेड हो जाता है, किस केसेस में, तो 2-3 आप देख लीजिए जो कि सिंपल है। आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे उनके रिस्ट्रिक्शन, उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है क्योंकि उनकी ड्यूटी ही ऐसी है कि वहाँ पे उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा मार्शल लॉ, ठीक है, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब अपना इमरजेंसी लगता है, ठीक है, इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इमरजेंसी लागू होता है उस समय भी जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट 2 आर्टिकल मैंने बताया था, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि वो मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एक्सेप्ट 2 आर्टिकल्स, तो आप बताइएगा। तो इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड ऑल द फंडामेंटल राइट्स। अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स ओनली सिटीजन को प्रोवाइडेड है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। तो एक बार 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये जो आर्टिकल्स है इट इज़ ओनली गिवन टू सिटीजन, ठीक है। एंड सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन की बात करें तो आर्टिकल 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये जो सारे हैं ये प्रोवाइडेड है सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है तो इसका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो आज की स्टोरी में हम लोगों ने यही देखा कि कैसे रिट्स जारी किया जा सकता है। तो ये जो रिट्स मैंने आपको पढ़ाया आप इसका मीनिंग ध्यान रखिएगा, मैच द कॉलम करके इनका मीनिंग पूछा जा सकता है। तो आज का जो लेक्चर था वो इम्पॉर्टेंट था। अगर कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।